हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ एंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, कैसे वहाँ एक छोटी सी कंपनी बनी थी जॉन्स कंपनी, जो बाद में चलकर एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बदल गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे उनकी महारानी के द्वारा एक रॉयल चार्टर मिला था जिसमें उन्हें अनुमति मिली थी कि वो ईस्ट इंडियन कंट्रीज की साइड में आके व्यापार ट्रेड कर सकते हैं। कैसे वहाँ से सबसे पहला इंसान विलियम हॉकिंस चला था, समुद्र के रास्ते पहुँचा था वो इंडिया, और यहाँ उनकी भेंट हुई थी जहांगीर से, जहाँ उन्हें अनुमति तो नहीं मिल सकी कि वो ट्रेड या व्यापार कर सकते हैं, बट उन्हें दो नाम ज़रूर मिले जहांगीर से। क्या थे वो नाम? फिरंगी खान और इंग्लिश खान। क्यों मिले थे ये नाम? क्योंकि उन्होंने जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ पर्शियन में बातें करी थी जो उनकी उस समय राजभाषा थी। दूसरा इंसान चला था थॉमस रॉय, जिन्हें अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करी और उन्हें अनुमति मिल गई थी कि वो भारत के अंदर व्यापार कर सकते हैं। 1611 के अंदर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में उन्हें अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। दूसरी फैक्ट्री उन्होंने स्थापित करी थी सूरत 1613 के अंदर। और कैसे उन्होंने एक बंजर ज़मीन या बिल्कुल बेनाम ज़मीन जो आज मद्रास जाना जाता है, चेन्नई जाना जाता है, उसे स्थापित किया। कैसे उन्हें बॉम्बे मिला और कैसे 3 छोटे राज्यों को जोड़कर उन्होंने कलकत्ता बनाया। यहाँ तक हमने अभी तक देख लिया था, एक बार फिर इसे देख लेते हैं। ये हमारा भारत, ये आपका आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम, आपका मद्रास जो आज का चेन्नई है, ये आपका बॉम्बे या मुंबई, और ये आप किधर उस समय कलकत्ता बनाया था, 3 छोटे साम्राज्य को जोड़कर। अंग्रेजों ने अभी तक कर लिया था। उसके बाद 1700 निकल जाने के बाद उन्होंने 2 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर का युद्ध। इस समय तक उन्होंने अपने पैर भारत के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से जमा लिए थे। एक सोची समझी रणनीति के तहत वो चल रहे थे जिसमें वो यहाँ के महाराजाओं के साथ में अपनी घनिष्ठता बढ़ाते जा रहे थे और अपने पैर भारत के अंदर पसारते जा रहे थे। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ है। अब भारत के अंदर सीन ऐसा है, ये सिनेरियो बन रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स भारत में काम कर रहे हैं वो बहुत अमीर हो चुके हैं। इंग्लैंड में पॉश इलाकों में, रईस इलाकों में अंदर उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, खुद के बड़े बड़े बंगले, कारें वगैरह चल रही है। खुद ने जो ईस्ट इंडिया के मेंबर्स हैं कंपनी के, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, लेकिन वहाँ की महारानी के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी घाटे में चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी लोन देना पड़ रहा है कंपनी वहाँ की गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को इन रिटर्न टैक्स मिलने के टाइम पर ये बताया जा रहा था कि हमारी कंपनी तो घाटे में चल रही है। जब इस चीज़ की जांच पड़ताल करी गई तो ये पता चला कि भारत के अंदर करप्शन या भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुका है। जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो इंसान उन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं काम करने के लिए भारत के अंदर, वो राजाओं से या लोगों से या सामंतों से भेंट के नाम पर, तोहफे के नाम पर पैसे लिए जा रहे और खुद की तिजोरियाँ भरते जा रहे। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी है वो घाटे में। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट करके वहाँ की सरकार ने निकाला, जिसमें उन्होंने क्या दिया ये हम लोग देखते हैं। तो ये आपका था रेगुलेटिंग एक्ट। (1773) के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1773 के अंदर। आपको सीन पता है क्या चल रहा है कि कंपनी तो चल रही है घाटे में और इंसान जो है, जो एम्प्लॉय है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अभी बहुत अमीर हो चुका है। इन चीज़ों की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या करा है, आपको अपनी कॉपी के अंदर ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट लिख के जो इसके मेन प्रोविजंस है, जो इनके मेन खासियत है इसके बारे में, वो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। तो उसको आपको आसानी रहेगी याद करने में। हम आधे घंटे की, पौन घंटे की फिल्म नहीं बनाएंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट चीज़ें लिखेंगे। पहला पॉइंट आपका नो गिफ्ट, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय ईस्ट इंडिया कंपनी का किसी भी तरह का गिफ्ट या तोहफा, ऐसे कोई भी चीज़ वो दूसरे लोगों से नहीं ले सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर चीज़ आई थी कि नो गिफ्ट, नो प्रेजेंट्स, कोई तोहफा नहीं, किसी भी तरह का कोई पैसा, कोई जमीन जायदाद नहीं ले सकते वहाँ से लोग। सेकेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था।
इसके पहले तक क्या चल रहा था, भारत के अंदर मुंबई, मद्रास और कोलकाता, ये तीन अपने आप में एक अलग देश की तरह काम कर रहे थे। इनकी अपनी अपनी सीमाएं थी, उनमें इनकी अपनी अपनी कार्यपालिका या न्यायपालिका जिसे बोल सकते हैं हम लोग, लेजिस्लेटिव अपने नियम थे, अपने कानून थे, चल रहा था। बट अब इस एक्ट के तहत क्या करा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और मुंबई और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर जो थी, जो इनके न्याय बनाने की जो शक्तियाँ थी, वो इनसे छीन ली गई थी। यानी कि अब न्याय बनाने का या कानून बनाने का जो हक था वो केवल किसके पास था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है यहाँ पर, वॉरेन हेस्टिंग। ये सब हुआ है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। आ गया समझ में, सिनेरियो आ गया, चोरी वोरी हो रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने ये सब बनाया। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर कलकत्ता के अंदर एक बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाई थी कलकत्ता के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ताकि कोई अगर भ्रष्ट आदमी पकड़ा जाता है तो उसका केस यहीं कलकत्ता के अंदर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलाया जाएगा। उस समय यहाँ के जज थे 1+3, 1 आपका चीफ जस्टिस, बाकी 3 दूसरे जज। और ये चीफ जस्टिस कौन था, इस चीफ जस्टिस का नेम क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम चीफ जस्टिस का, इलाजी इम्पे। क्या नाम है, इलाजी इम्पे। आप हिंदी में लिख लिए नेम, हिंदी में भी उसका इलाजी इम्पे ही रहने वाला है। अब फटाफट देख सकते क्या हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करा गया है, कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्प्लॉई है वो कोई किसी प्रकार के कोई गिफ्ट नहीं लेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया, यानी कि यहाँ के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त कर दिया गया, जो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग उसका नाम था। दूसरा, मुंबई और मद्रास से उनकी कानून बनाने की व्यवस्था को छीन लिया गया, अब कानून केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही बना सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता स्थापित कर दी गई थी कलकत्ता के अंदर, ताकि जो भी यहाँ के भ्रष्ट आदमी या जिन पे कोई कानून, जिन पे कोई केस चल रहा हो, उनका समाधान यही किया जा सकता है। कितने लोग थे उस कोर्ट के अंदर, 3+1, एक आपका चीफ जस्टिस और 3 आपके दूसरे जज। चीफ जस्टिस कौन था, इलाजी इम्पे। क्लियर, ये रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका वॉरेन हेस्टिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मद्रास और बॉम्बे से पहली बार कब उनके न्याय बनाने की शक्ति को, कानून बनाने की शक्ति को छीन लिया गया था, कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गया था, कब इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आई थी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का इलाजी इम्पे जो कि उस समय का चीफ जस्टिस था वो कौन था, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग देखते हैं, अब ये आया था 1784 के अंदर। इसमें जो पिट्स नेम है, ये उस समय के वहाँ के पीएम थे, उनके नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इस एक्ट का एक नाम और भी है जिसे बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है। हम लोग आगे देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में। इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले इनका ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, शासन प्रबंध, ये दोनों अलग कर दिए गए थे। क्या, ट्रेड जो व्यापार कर रही है वो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो शासन प्रबंध है, इन दोनों को अलग कर दिया गया था। यानी कि कुछ एक बोर्ड बना दिया गया था, बोर्ड ऑफ ट्रेड जो सिर्फ ट्रेड का देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या शासन प्रबंध देखेंगे, कैसे हमें प्रबंध करना है, कैसे हमें इस देश को या जो हमारे पास सत्ता को कैसे चलाना है। इसका मतलब पहली बार यहाँ पर क्या आया था, डायरकी सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे डायरकी सिस्टम को, द्वैध शासन, द्वैध शासन। ठीक है, अब आपके यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि पिट्स कौन था या ये कब आया था,
पिट्स कौन था? पीएम था। इसका एक और नाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दूसरा, सबसे पहले भारत के अंदर द्वैत शासन या डायरकी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग बोर्ड, दो अलग अलग निकाय हैं जो आपके काम को करेंगे। पहला ट्रेड का अलग था और दूसरा शासन प्रबंध अलग था। हो गया क्लियर? ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अगला, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया कब आया था? सबसे पहला 1813। 1813 के अंदर सबसे पहले आया था आपका चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या किया गया? अब धीरे धीरे समय के साथ 1774 से या 1750 से लेकर 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के काफ़ी इलाके पर अपना पैर जमा लिया था। काफ़ी सारे इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आने लग गए थे। तो अब इन्हें मुनाफा जो था वो ट्रेड से ज़्यादा भारत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने में या भारत को चलाने में ज़्यादा मुनाफा दिखने लगा था, ज़्यादा कमाई होने लगी थी। क्योंकि भारत उस समय तक 20 होने की चिड़िया थी, हमें पता है भारत के पास बहुत पैसा था। तो धीरे धीरे ये अपने पैर जो है वो ट्रेड से हटाकर भारत के अंदर, भारत की सुव्यवस्था को चलाने के अंदर जमाने लगे थे। ये तरीका इनका कैसे था? भारत के जो राजा थे उनके आपसी फूट का फायदा उठाकर इन्होंने उनके साथ में मित्रता कर ली, उन्हें किसी भी तरीके से अपने साथ में मिला लिया और पूरे भारत के ऊपर कब्जा करना चालू कर लिया। धीरे धीरे ये अपना ट्रेड से पैर हटाने लग गए। देखते हैं हम लोग कैसे। 1813 चार्टर एक्ट के अंदर क्या करा इन्होंने? ट्रेड करने को मना ही कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं करेगी सिवाय चाइना के साथ और टी, चाय के अंदर। सिर्फ दो ही ट्रेड अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के चालू रहेंगे। चाइना के साथ जो व्यापार हो रहा है वो, दूसरा चाय का जो व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी वो कर रही है। इसके अलावा कोई भी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। ये किसमें आया? आपके चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1813 के अंदर। एक चीज और आई थी, इसमें 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का टर्नओवर भारत में बढ़ा दिया गया था। क्या करता? 20 साल के लिए और इनका टर्नओवर भारत के अंदर बढ़ा दिया गया था। 20 साल के लिए और राज कर सकते हैं। चलिए, तो 20 साल बाद दोबारा जब चार्टर एक्ट आया तब चल रहा था 1833। चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1833 दूसरा एक्ट आया चार्टर एक्ट का। इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या हुआ था? इस चार्टर एक्ट में ट्रेड को, व्यापार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। पूरी तरीके से ना चाइना के साथ करना है, ना ही हमें चाय के अंदर ट्रेड करना है। ट्रेड पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो केवल एक शासन प्रबंध कंपनी थी, केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन गई थी। पूर्ण तरह ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं EIC लिखूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी या शासन प्रबंध कंपनी अब बन चुकी थी, जो केवल शासन करेगी, भारत को चलाएगी, भारत से टैक्स लेगी, करेगी। ट्रेड करने में अब वो ट्रेड नहीं करेंगे। जो कंपनी ट्रेड करने के लिए चालू हुई थी वो 1833 तक आते आते ट्रेड पूरी तरीके से खत्म करके केवल शासन के अंदर आ चुकी थी, केवल भारत को चलाने पर आ चुकी थी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करा गया? यहाँ पर भारत में जो लास्ट बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हमने देखा था पीछे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बना था। कौन बना था उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। ये नाम ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विलियम हॉकिंस, पहला इंसान जो समुद्री रास्ते से भारत आया था इंग्लैंड से, वो है विलियम बेंटिक। कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब एक चीज बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की यह है कि अगर गवर्नर जनरल भारत के पहले विलियम बेंटिक है तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी विलियम बेंटिक ही होंगे। कैसे? जैसे कि आज मैं हूँ, मैं आज विलियम बेंटिक हूँ और आज मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूँ। कल राजपत्र या चार्टर एक्ट आता है मेरे देश से और मुझे बोला जाता है कि मैं आज से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हूँ, तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मैं ही होऊंगा और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी मैं ही होऊंगा। ये बात आगे समझ में आपको? क्या हुआ है चार्टर एक्ट इंडिया 1833 के अंदर? ट्रेड पूरी तरीके से खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल शासन संभालेगी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल। पहला कौन बना है? विलियम बेंटिक। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है आपको?
चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, 20 साल के लिए उनका जो शासन था वो और बढ़ा दिया गया फिर से, इस चार्टर एक्ट के तहत 20 साल का फिर से बढ़ा दिया गया। अब 20 साल बाद अपन लोग मिलते हैं 1853 के अंदर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक अच्छे से संभाल रही है। अब सीन क्या हो रहा है, अब भारत के अंदर एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पूरे भारत का शासन संभाल रही है। इतने बड़े भारत को, इतने अलग अलग किस्म के लोगों को एक साथ संभालना एक कंपनी के लिए कभी भी आसान नहीं हो सकता। तो ईस्ट चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1853 के अंदर क्या किया गया, सबसे पहले दो निकाय अलग किए गए, दो बॉडी अलग करी, जो कि थी जुडिशियल बॉडी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका, और एग्जीक्यूटिव बॉडी को अलग कर दिया गया, कार्यपालिका। क्लियर है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया, यानी कि एक बॉडी बनाएगी जो केवल नियम बनाएगी और एक बॉडी बनाएगी जो केवल नियमों को लागू करेगी, कैसे हमें नियम लागू हो रहे हैं या कार्य करना है उनके ऊपर। तो सबसे पहले काम ये किया गया। दूसरा क्या करा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, आज की जो राज्यसभा हम लोग देखते हैं वो बनी थी यहीं पर, इसी चार्टर एक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत बार पूछा गया कि भारत के जो राज्यसभा है वो कौन से एक्ट के तहत बनी हुई है, तो वो चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1853 के अंदर हमारी राज्यसभा बनी थी। काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में, इस एक्ट के बाद वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, आपकी राज्यसभा बन गई है, जुडिशियल और कार्यपालिका अलग कर दी गई है। एक आपके सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जो आज के हम लोग आईपीएस या आईएफएस आईएएस देखते हैं, सिविल सर्वेंट्स, उनके लिए एक ओपन एग्जाम का एक पैटर्न आया था इसके अंदर कि हमें जो भर्ती करनी है सिविल सर्वेंट्स की, जो भारत को चलाएंगे, वो एक ओपन एग्जाम के तहत होंगे। आज तक जो अंग्रेजों के खास लोग होते थे वो सिविल सर्विस के एग्जाम पे बैठ जाया करते थे, बट अब यहाँ पर इस चीज़ में चेंज कर दिया गया है कि अब जो सिविल सर्वेंट्स आएंगे वो किसी भी एग्जाम के तहत आएंगे, जैसे कि हम आज देखते हैं। 3 ही चार्टर एक्ट आए थे, 1813, 1833 और 1853। ओके स्टूडेंट्स, वी विल रैप अप आवर क्लास हियर। हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा था अभी तक भारत में आ चुके हैं अंग्रेज और कैसे कैसे भ्रष्टाचार बढ़ता गया है, चीज़ें ख़राब होती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी और उनके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वहाँ से आपके लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया है, उसके बाद चार्टर एक्ट, 3 चार्टर्स एक्ट आए हैं 1813, 1833, 1853। उसके बाद 1853 के बाद हम जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों में बहुत बड़े बदलाव आए थे, वो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, स्टे होम, जय हिंद।